हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले मैथमेटिकल लॉजिक जो है एचएससी क्लास 12 मैथ्स 1 चैप्टर का, मतलब मैथ्स 1 जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप लोग का सबसे पहला चैप्टर। आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 को लेने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 वाकई में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 को आज ही स्टार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 को आज ही खत्म करने वाले हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, मैं हमेशा से ऐसे ही करते आ रहा हूं एंड अभी भी वैसे ही करूंगा। मैं कोई भी चीज को आप लोग को सबसे पहले प्रैक्टिकली सिखाने से पहले, एक एप्लीकेशन सिखाने से पहले उसके बारे में एक नॉलेज देकर जाता हूं, तो वो लेक्चर अलग से रखता हूं। मोस्टली तो ऐसे ही करता हूं मैं। अब यहाँ पे हम लोग को अगर एक्सरसाइज 1.1 को एकदम अच्छी तरह से समझना है तो मेक श्योर आप लोगों ने लेक्चर 1 को देखा होगा। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में तो नहीं आने वाला है, बिकॉज सारे कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक थे वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किए। तो लेक्चर नंबर 1 में जाना, मैथमेटिकल लॉजिक होता क्या है, वहां पे स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ओपन सेंटेंस क्या होता है, ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है। एट द सेम टाइम मैंने वहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में भी बताया है। 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बोला है। उसमें है कंजंक्शन, जिसको एंड बोलते हैं, उसके बाद में एक और करके था जो डिसजंक्शन है, उसके बाद में कंडीशनल बाय कंडीशनल था जहां पे इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ लगता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट निगेशन था। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताई है। एट द सेम टाइम उसके मैंने ट्रुथ टेबल भी बताया है आप लोगों को कि एंड के लिए ट्रुथ टेबल कैसे होता है, और के लिए ट्रुथ टेबल कैसे होता है, एंड मेनी मोर। ये सारे चीजों की जरूरत आज के लेक्चर में पढ़ने वाली है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, तो जरूर जाकर चेक कर लीजिए। पहले उसका एक नोट्स बना दीजिए। मुझे पता है पहली बार देखोगे तो आपको कुछ याद तो नहीं रहेगा, बट याद करने के लिए एंड समझने के लिए टाइम लगता है, तो आप रेफर कर सकते हैं। मैं जब भी पढ़ाऊंगा आप उसको रेफर करके सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपको समझ में आ जाएगा, टाइम के साथ साथ आप पूरा खुद सॉल्व कर पाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 को। तो एक्सरसाइज 1.1 में पूरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट इज ट्रूथ वैल्यू। मतलब आपको स्टेटमेंट है कि नहीं पहला देखना है। वो स्टेटमेंट रहा ना बच्चों तो जस्टिफाई करना है क्यों है, एंड उसके बाद में अगर वो स्टेटमेंट रहा तो ही ट्रूथ वैल्यू बताना है। अगर स्टेटमेंट नहीं रहा तो उसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है 5 + 4 = 13। अब देखो 5 + 4 = 13 ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। हमारे केस में फॉल्स है, उससे हम लोग स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं करते। या तो वो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो वो फॉल्स होना चाहिए, इससे हम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों 5 + 4 = 13 एक फॉल्स आंसर दे रहा है मुझे यहाँ पे। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे द अबव सेंटेंस इज फॉल्स एंड दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेटमेंट, सिंपल एज दैट। तो अबव सेंटेंस जो है वो फॉल्स है एंड वो फॉल्स तो है ही, तो स्टेटमेंट बन जाएगा, एंड वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी पूछा था तो ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा F करके। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ओके, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x - 3 इज इक्वल टू 14। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये वाला बात आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। x - 3 इज इक्वल टू 14, ये अगर आप लोग देखोगे तो x के अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या हमें सच में 14 मिलेगा क्या? तो नहीं ना। अगर x - 3 = 14 में x का वैल्यू अगर मैं 17 डालता तो ही 14 मिलता। मतलब ये कुछ सिनेरियो के लिए ट्रू है, तो कुछ सिनेरियो के लिए x का वैल्यू अगर आप कुछ भी ले लो, तो फॉर एग्जांपल 9 ले लो, तो 9 - 3 के आपको 14 मिलता क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ सिनेरियोज के लिए ट्रू है तो कुछ सिनेरियो के लिए फॉल्स है, एंड साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ चीज को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते थे, ये एक ओपन सेंटेंस था। कुछ याद आ रहा है आप लोग को ओपन सेंटेंस करके? एग्जैक्टली। तो यहां पे मैं लिखूंगा द अबव सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस। मैंने जस्टिफाई कर दिया कि ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है, बिकॉज ये ओपन सेंटेंस है। ये ओपन सेंटेंस होने की वजह से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, एंड एक बार ये स्टेटमेंट नहीं हुआ तो काम खत्म, आप लोग को ट्रुथ वैल्यू बताने की कोई जरूरत नहीं है। जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे सेंटेंसेस देखे रखे हैं, तो मैं शायद कुछ इनिशियली 6 to 7 ही लेने वाला हूं। आगे वाला पार्ट आप लोग खुद करोगे, उतना तो आप लोग स्मार्ट बन ही जाओगे जब हम लोग इतना इनिशियल 6 to 7 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लोज द डोर बच्चों, क्लोज द डोर यहां पे मैं किसी को कमांड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे किसी को बोल रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था बच्चों, कैसे कमांड करने वाले, ऑर्डर करने वाले, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन मार्क मतलब एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी मतलब क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क जो आता है, ये सारे चीजें जो होती है बच्चों ये एक स्टेटमेंट नहीं कहलाता।
तो यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्लोज द डोर मतलब ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करने वाले टॉपिक को हम बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम इंपरेटिव बोलते हैं। इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारी चीजें एक साथ आती है। तो इंपरेटिव है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा बच्चों सामने दिया हुआ सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव है। ये इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा रहा है आप लोग को, मैथ्स थोड़ा कम है, इंग्लिश ग्रामर ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसलिए सामने दिया हुआ जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं है, तो ट्रुथ वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जाते हैं बच्चों यहाँ पे, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू बी ऑनेस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे बोलूंगा अरे सामने दिया हुआ जो सेंटेंस है वो तो स्टेटमेंट बन रहा है, बिकॉज या तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो वो फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे केस में जो है वो स्टेटमेंट है एंड वो ट्रू है। अब आप लोग सच में सोच में पढ़ रहे होंगे कि स्टेटमेंट तो समझ में आ गया सर, बट जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे? तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने क्या पढ़ाई किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर विच कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, जहां पे a एंड b आर रियल नंबर्स। टोटल जो नंबर का सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा, बट a एंड b रियल नंबर होता है। अब जीरो को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जीरो प्लस जीरो आयोटा, है ना? तो जीरो प्लस जीरो आयोटा तो जीरो ही देगा। जीरो a है एंड जीरो b है विच आर रियल नंबर्स, तो वी कुड एक्सप्रेस दैट। इसी हिसाब से आप कोई भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोग को एक बार बताया भी था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, तो हम बोलेंगे यस इट इज अ स्टेटमेंट विद इट्स ट्रूथ वैल्यू कमिंग टू बी अ कैपिटल टी। अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? चलो मतलब आप लोग को स्टेटमेंट है या नहीं है ये डिफिकल्टी नहीं होता एक टाइम पे, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना एक टाइम पे डिफिकल्ट हो सकता था कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपको थोड़ा मैथमेटिकल बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। यहां पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब यहां पे प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, तो एक तरह से प्लीज बोला है मतलब रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट करने वाले स्टेटमेंट्स भी इंपरेटिव होते हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चों, देखो प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज इंपरेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस कैन नेवर हैव अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए ट्रूथ वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है। वेरी सिंपल। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर से देखोगे तो ये स्टेटमेंट बन रहा है क्या? तो आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर को देखकर आपको समझ में आ रहा है हाँ या तो ये ट्रू हो सकता है नहीं तो ये फॉल्स हो सकता है, मतलब सामने दिया हुआ जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट तो बन रहा है। बट सोचो बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या? सिमिलर होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, द करेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। बट अगर आप देखोगे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को देखोगे तो उनका करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालते तो प्रोपोर्शन में आता है। ये हमने 10th में पढ़ाई किया था कि ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो सिंपल है। तो ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट तो है बट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बच्चों द अबव सेंटेंस जो है वो ट्रू है, इसलिए वो स्टेटमेंट बन रहा है और उसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो टी है। यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं, मुझे लगता है मैंने 6 ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में और भी क्वेश्चन है गाइज, तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, उतना तो आप लोग कर सकते हो। एक एक मार्क के सिंपल एक एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, उतना तो आप डील कर ही सकते हो, राइट? चलो गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पे नहीं मैंने लिया है, आई थिंक मैंने 9 क्वेश्चंस लिए है। चलो उतना आप लोग को कर दिया है, मुझे लगा कि मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चंस लिए, बट नो आई हैव टेकन आई थिंक 9 क्वेश्चंस। चलो और देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। बच्चों अगर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये ट्रू है नहीं तो ये फॉल्स है, फिर से सोचो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो सकता है कि नहीं। तो आप सोचो बच्चों एक्स का वैल्यू अलग अलग वैल्यू डाल के देखो। तो अगर मैंने एक्स का वैल्यू 0 डाला तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने x का वैल्यू अगर 1 डाल दिया तो 1 का स्क्वायर 1 बन रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने -1 डाल दिया तो -1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे x का वैल्यू 2 डाल दिया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बनेगा। अरे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 2 डाल दिया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इज नॉट इक्वल टू 2, फिर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज है x के
जिसके लिए स्क्वायर का वैल्यू वही वैल्यू फिर से लाकर दे रहा है, बट कुछ ऐसे वैल्यूज भी है जो नहीं दे रहा है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो बच्चों कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है एग्जैक्टली अगर आप लोग को ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली मिल रहे हैं तो ये एक तरह से ओपन सेंटेंस हुआ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चों द अबव सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस, एंड जो ओपन सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे वो भी मैंने लिख लिया। सो फार सबको समझ में आ रहा है गाइज, डिफिकल्ट तो नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। सब क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब देखो बच्चों, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर हैव 2 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे या तो आंसर ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा। तो ये तो स्टेटमेंट बन रहा है, बट सामने दिया हुआ जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज्यादा रूट कभी हो नहीं सकते। तो ये जो सामने दिया हुआ जो सेंटेंस है वो ट्रू बन रहा है, एंड अगर वो ट्रू बन रहा है बच्चों तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये स्टेटमेंट बनेगा एंड उसका ट्रूथ वैल्यू जो रहेगा वो टी होगा। सिंपल। ओके एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं एंड उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद डील कर लेना। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? नाउ अगेन इफ यू लुक ओवर हियर, ये तो ज्यादा इजी है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन मार्क भी आया है। अब क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है? इसका आंसर आप बोलोगे हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो डू यू लाइक मैथमेटिक्स का कोई जवाब नहीं है यहाँ पे मेरे पास, मतलब यस और नो में रहेगा, ट्रू और फॉल्स में नहीं होगा। तो यहाँ पे जो दिया है वो एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे द अबव सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव है, इसीलिए फिर भी ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा। तो इसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सिखा दिया। इसके साथ साथ बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को और दिख रहे होंगे खुद से ट्राई कर लेना, डिफिकल्ट नहीं है। टेक्स्ट बुक के पीछे तो आंसर भी देकर रखा है कि स्टेटमेंट कौन सा है, नॉट अ स्टेटमेंट कौन सा है, ट्रू है या फॉल्स है। आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग लड़ाना है तो आप लोग उतना तो लगा ही सकते हो, राइट। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। अब ना थोड़ा सा कहानी एकदम अच्छे साइड में जा रहा है, मतलब नाउ द थिंग्स आर गेटिंग रियल, एक अच्छा डील हो रहा है यहाँ पे। अभी से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 तो कोई भी कर सकता था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कोई भी कर सकता है, बट सिंबॉलिकली कुछ चीजें समझना, उसके लिए इंग्लिश का स्टेटमेंट को सच में ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए। आप लोग सभी लोगों को उतना तो आता ही होगा। चलो देखते हैं मैं क्या क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उन्होंने बोला है कि आपके सामने कंपाउंड स्टेटमेंट हमने दे दिया है, इसको सिंबॉलिकली लिखो। देखो बच्चों, कुछ तरीके होते हैं, वो तरीकों को समझो। अगर आपको कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है तो कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सिंपल स्टेटमेंट्स है, सिंपल, वो सिंपल स्टेटमेंट्स को पहले एक्सट्रैक्ट करने का है, कितने सिंपल सेंटेंसेस है, एंड उसको डिनोट करना है विद अ स्मॉल लेटर। हम PQRS वगैरह लेते हैं वही। तो यहां पे आप लोग को सबसे पहले देखना है कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु में आप लोग सिंपल स्टेटमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। उतना आप लोग के पास ताकत होना चाहिए, उतना आप लोग के पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस कंपाउंड सेंटेंस में से सिंपल को निकाल सको, स्टेटमेंट को। तो यहां पे देख सकते हैं नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एक पहला एक छोटा सा सिंपल स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, मैंने उसको P बोल दिया। लेट P बी डिनोटेड बाय, मतलब नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड देन मैंने क्यू ले लिया एंड एक और सिंपल स्टेटमेंट दिख रहा है आप लोग को, दैट इज चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो मैंने उसको बोला लेट क्यू बी, एक्चुअली क्यू बी समथिंग फॉर चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब नागपुर इज इन महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई इज इन तमिलनाडु हो गया। 2 सिंपल स्टेटमेंट को मैंने P एंड Q तो बोल दिया, बीच में एंड वर्ड दिख रहा है। एंड को हमने कैसे एक टोपी करके दिखाया था बच्चा, एक कैप करके दिखाया था, डू यू रिमेंबर? कंजंक्शन था वो कैप। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कुड बी सिंबॉलिकली रिटन एज P एंड Q, मतलब P वो टोपी जैसा दिखने वाला एंड Q हो गया। इतना ही है सिंबॉलिकल फॉर्म। अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा भाई, कितना से डिफिकल्ट हो सकता है, क्या है, नॉट अ बिग डील। कुछ क्वेश्चंस है जहां पे आप लोग को समझना इंपॉर्टेंट। ये तो पहला ही क्वेश्चन था इसलिए इजी था। दूसरा है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, एंड दूसरा है आइसोसेलेस। ये कौन सा स्टेटमेंट है? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, उतना तो आप लोग लगा सकते हो। मतलब यहां पे बोल सकता हूं लेट P बी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एंड Q क्या रहेगा? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। वो बार बार थोड़ी ना लिख के देंगे आपको। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ P को मैं बोलूंगा ट्रायंगल इक्विलैटरल है एंड Q में लिखूंगा ट्रायंगल आइसोसेलेस है। 2 सिंपल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं। यहाँ पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स के बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव डाला है? और करके। और मतलब क्या होता है बच्चों? जो टोपी होती है वो उल्टा,
तिरछी टोपी। उल्टा टोपी लिखा जाता है बच्चों इन्वर्टेड टोपी, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो उसको। ये सारे चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो मैं यहाँ पे लग सकता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो होगा P, मतलब V जैसा दिख रहा है इसलिए PV बोल रहा हूं, बट P और Q है यहाँ पे। सिंपल एज दैट। अब तक सबको समझ में आ गया, एंड है और है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो है थर्ड, द अक्यूट एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब जिसको इफ एंड ओनली इफ ये वाला पार्ट पता है उसके लिए ये बड़ा डील नहीं है, ये तो सिंपल सा चीज है। इफ एंड ओनली इफ किसके लिए था बच्चों? इफ एंड ओनली इफ ये बाय कंडीशनल था जहां पे दो एरोज आते थे, बराबर है। बट उसके पहले एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स को। चलो पहला मिनी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? सिंपल स्टेटमेंट कौन सा है? द एंगल इज अ राइट एंगल। दिखा बच्चों? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P इज एंगल इज अ राइट एंगल। वेरी सिंपल। Q क्या है बच्चों? Q देखो, इफ एंड ओनली इफ को कभी नहीं देखने का, वो लॉजिकल कनेक्टिव है। इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। हु इज ऑफ मेजर 90 डिग्री? एंगल ना, तो उसको भी स्टेटमेंट बराबर से लिखते हैं। तो Q है एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब दो सिंपल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं, बीच में इफ एंड ओनली इफ डाला है। तो इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल, मतलब दो एरो आ जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंबॉलिक फॉर्म इज P, दो एरो वाला मतलब P बाय कंडीशनल Q, या फिर P इफ एंड ओनली इफ Q। बोलने को आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, P बाय कंडीशनल Q, P डबल इंप्लीकेशन Q, ये भी वर्ड है, P इफ एंड ओनली इफ Q। बहुत सारे वर्ड्स है, आप जैसा आपको सूट करता है वैसे बोलते जाओ। ओके, अब है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान से सुनना। ये वाला है ना बहुत ही मस्त था। ये क्वेश्चन में बच्चे गलतियां करने वाले हैं, करते हैं, बार बार करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। अब स्टार्ट करने से पहले मैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जब था मैं भी कंफ्यूज होता था, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो तो अभी ध्यान से सुनो बच्चों। जब भी आप लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, व्हाटएवर ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप लोग को वहां पे नेगेटिव वर्ड्स दिखना स्टार्ट हो गए, नेगेटिव वर्ड्स मतलब नॉट वगैरह, नाइदर, नॉर, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो हम स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना तो आपको नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव को कंसीडर करने के लिए ऑलरेडी नेगेशन बन चुका है लॉजिकल कनेक्टिव। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस बोला है, तो हम नाइदर एंड नॉर नहीं कंसीडर करेंगे। मतलब मैं सिंपल स्टेटमेंट यहां पे बना तो सकता था, बट हम नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे मालूम है? हम P को पॉजिटिव ही स्टेटमेंट बनाएंगे, हम Q को पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। मतलब कैसे? मतलब देखो, एंगल इज नाइदर अक्यूट ना, तो मैं क्या बोलूंगा? लेट P बी कॉल्ड एज एंगल इज अक्यूट। हम नाइदर, नॉर, नॉट ये सारे चीजें पहले लेंगे ही नहीं, हमारा स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहे वो लोग ने हमें कोई भी नेगेटिव दिया रहेगा तो भी चलेगा, हम पॉजिटिव रखेंगे। एंड दूसरा है Q क्या है? एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस। नॉर ऑब्ट्यूस मतलब ऑब्ट्यूस नहीं है, बट हम क्या बोलेंगे? लेट Q बी एंगल इज ऑब्ट्यूस। अब ना बच्चों देखो, बट हमें यहां पे एंगल इज अक्यूट से कोई लेना देना नहीं था, सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, एंड एंगल ऑब्ट्यूस भी नहीं है। तो बच्चों पहले बात सोचो, एंगल अक्यूट है को मैंने P बोला है, बट एंगल तो अक्यूट नहीं है, तो वो P नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? नेगेशन P। देखो आपको सिंबल्स डालने हैं तो सिंबल्स को लेना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। तो नेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने P को अक्यूट बोला, इसलिए हमें चाहिए P इज नॉट अक्यूट, मतलब अक्यूट नहीं है, मतलब नेगेशन P आएगा। पहली बात ध्यान से सुनो। फिर है Q एंगल इज ऑब्ट्यूस, बट उन्होंने बोला है कि एंगल ऑब्ट्यूस नहीं है, तो हमें Q नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नेगेशन Q। चलो अभी नेगेशन P मिल गया, हमें नेगेशन Q मिला। अब बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव आएगा? इस क्वेश्चन में दो लॉजिकल कनेक्टिव्स आए हैं, एक है नेगेशन, वो तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, अभी लिखने वाला हूं नीचे आएगा, बट बीच में कुछ और एक लॉजिकल कनेक्टिव भी तो आना चाहिए ना। अब देखो यहां पे बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है? एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। नॉर, ये नॉर वर्ड को देखकर बच्चे सोचते हैं कि अरे नॉर दिखा ना, मतलब ये तो और है, इसलिए हम लोग यहां पे और वाला साइन डालेंगे। इधर ही बच्चे गलती करते हैं। देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस आपको थोड़ा इंग्लिश का बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। इंग्लिश का बेसिक नॉलेज मतलब क्या? कि अगर मान के चलो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है तो करो, या तो हिंदी में करो, अपने लैंग्वेज में करो, मराठी में करो। देखो मैं आपको मराठी में बोलता हूं, पहले मराठी में बोलूंगा तो ज्यादा ईजी लगेगा, बिकॉज मराठी तो आता है ना आप लोग को। एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, म्हणजे समोर दिलेला जो एंगल आहे तो अक्यूट पण नाही है आणि तो ऑब्ट्यूस सुद्धा नहीं है। एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, वो अक्यूट भी नहीं है और वो ऑब्ट्यूस भी नहीं है। और मतलब ओआर वाला और नहीं, और आणि अक्यूट सुद्धा नहीं है, ऑब्ट्यूस सुद्धा नहीं है, आणि
ओके, समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करो। सामने दिया हुआ कंडीशन क्या है? एंगल अक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूस भी नहीं है। तो भले ही वो नाइदर नॉर आप लोग को दिख रहा है तो ऐसा समझने का नहीं कि वो और वाला स्टेटमेंट है। नाइदर नॉर आप लोग को जहां पे भी दिखे तो समझ जाने का नाइदर नॉर इज अ वर्ड, इक्विवेलेंट वर्ड फॉर एंड ओनली। वो एंड के लिए ही है, सिर्फ नेगेशन आने वाला है बट वो एंड करने वाला है। आगे जाकर इसको और डिटेल में आप लोग समझने वाले हो, प्रॉपर्टी सिखाने वाले हो, तब जाकर अच्छी तरह से समझोगे। अभी फिलहाल के लिए तो इतना बता दिया हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब अक्यूट भी नहीं एंड ऑब्ट्यूस भी नहीं। समझ में आ गया? इतना क्लियर है, और मत लिखना, समझने की कोशिश करना। ओके, कुछ इक्विवेलेंट वर्ड्स आपको समझने इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं एक और सब क्वेश्चन नंबर 5 के पास। इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज 90 डिग्री। ये इजी क्वेश्चन था बच्चों, बट सिर्फ एक बार सिखाया इसलिए इफ और देन आया है इसलिए सिखा रहा हूं। पी है ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी एंड क्यू है मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन्होंने वर्ड लिखा है इफ देन, इफ डॉट 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 देन, ये कंडीशनल था, इंप्लीकेशन था, इसको हम लोग ने एक एरो से डिनोट किया था। कुछ याद आ रहा है? तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? सिंबॉलिकल फॉर्म इज पी इफ एंड ओनली इफ पी देन क्यू, पी इंप्लीकेशन क्यू, पी कंडीशनल क्यू। वेरी सिंपल थिंग, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन है, ये भी मेरा इंटरेस्ट फेवरेट क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया। देखो, सब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैंने सब क्वेश्चन नंबर 7 लिया है क्योंकि 6 वाला पार्ट आप लोग खुद करोगे। कुछ चीजें मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ी है, इजी है, कर लेना। यहां पे क्या बोला है? x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब यहां पे आप लोग देखोगे p को हम बोल सकते हैं x इज नॉट इरेशनल नंबर। देखो इंटरेस्टिंग पार्ट, x इज नॉट, हम नॉट को नहीं कंसीडर करते, तो मैं p को x इज नॉट इरेशनल नंबर लिखूं या x इज इरेशनल नंबर लिखूं? मैं लिखूंगा लेट p बी कॉल्ड एज x इज एन इरेशनल नंबर। नॉट ये कंसीडर ही नहीं करने का, स्टार्टिंग में नेगेटिव चीजें चाहिए ही नहीं। एंड q क्या रहेगा बच्चों? x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। p हो गया, q हो गया। अब देखो, सोचो आप, पहली बात, दो चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात, x इज एन इरेशनल नंबर, ये p है, बट x इज नॉट एन इरेशनल नंबर बोला है, मतलब ये तो नेगेशन p होने वाला है। पहली बात तो ये नेगेशन p होगा, ध्यान से सुनो। नेगेशन p आने के बाद उन्होंने बोला बट। अब ये बट वर्ड हमने कहा सुना है? बट देखो, बट मतलब ही एंड होता है बच्चों, समझने की कोशिश करो, मैथमेटिकल नहीं है ये तो, इंग्लिश है। मतलब मराठीत बोला गया था x हा इरेशनल नंबर नाही आहे पण तो इंटीजरचा स्क्वेअर आहे। पणला आपण आणि पण बोलू शकतो, x एक इरेशनल नंबर तर नाही आहे आणि तो इंटीजरचा स्क्वायर, पण म्हणजेच आणि, समझते हैं? ओके, सो यहां पे ग्रामर नहीं सिखा रहा आप लोग को, बट समझना कि नाइदर नॉर दिखा या फिर बट दिखा तो ये एंड का ही इक्विवेलेंट वर्ड है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं नेगेशन p एंड q, नेगेशन p बिकॉज नॉट बोला है। इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आ चुका रहेगा। आई डोंट रियली थिंक यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी सो फार। अब मुड़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वाला पार्ट स्टार्टिंग में देखकर बड़ा आसान लगता था, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा पार्ट भी आप लोग को समझना इंपॉर्टेंट है। ये आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, बट फिर से आप लोग को वैसा ही लिखना इंपॉर्टेंट है। यहां पे ट्रूथ वैल्यू जो दिया है वो एक सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट का नहीं दिया है, बल्कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट का दिया है। तो इधर आप लोगों को ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। बच्चों, अगर आप लोगों ने ट्रूथ टेबल नहीं लिखा है तो अभी टेक्स्ट बुक को निकालो, ट्रूथ टेबल को देखो, रेफर करो, या फिर नोट्स बनाया होगा तो नोट्स को रेफर करो, या फिर कुछ भी नहीं बनाया होगा तो प्लीज पहले नोट्स बनाओ। लेक्चर नंबर 1 में सारी चीजें बताई है, बनाओ तो ही जाकर ये देख लेना, नहीं तो वीडियो को पॉज करो, बंद करो, बैठ जाओ कहीं पे। अभी फिलहाल के लिए ये आपको जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग ट्रूथ टेबल नहीं सीखोगे तब तक ये मत सीखना। सिंपल है, सीखा है, चलो स्टार्ट करते। 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। मैं लिखूंगा बच्चों यहां पे लेट p बी कॉल्ड एज 4 इज ऑड नंबर भी लिख सकते थे, एंड q बी कॉल्ड एज 1 इज प्राइम नंबर। अब यहां पे उन्होंने बोला है और। अब सबसे पहले बच्चों आप लोग को ये देखना है कि जो p एंड q जो दिखा आप लोग को, उसका है ना आप लोग को सिंबॉलिकल फॉर्म तो आ जाएगा, वो तो और लिखा है मतलब p और q हो जाएगा, बट हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ p एंड q निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं p जो है वो 4 इज ऑड है। क्या 4 ऑड है? नहीं, मतलब ट्रूथ वैल्यू ऑफ p जो है वो f है, एंड q 1 इज प्राइम। हमने तो बचपन से पढ़ा है बच्चों कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, मतलब 1 इज प्राइम जो सेंटेंस दिया है, स्टेटमेंट दिया है, क्या वो ट्रू है? नहीं, वो भी फॉल्स है। तो हमने दोनों का ट्रूथ वैल्यू निकाल लिया। ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज f ऑल्सो एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज ऑल्सो f।
दोनों सिंपल है। अब यहाँ पे हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखने वाले हैं बच्चों। तो सिंबॉलिक फॉर्म हमारा क्या है स्टेटमेंट का, और लिखा है मतलब P और Q हो जाएगा। तो इसको हम इक्विवेलेंटली कैसे लिख सकते हैं मालूम है, देखो P और Q इज इक्विवेलेंट टू, P का ट्रूथ वैल्यू क्या था, फॉल्स था, एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या था, फॉल्स था। तो P और Q ओवर हियर विल बिकम फॉल्स और फॉल्स। अब देखो ट्रूथ वैल्यू को याद करो बच्चों, ट्रूथ वैल्यू के हिसाब से और में ट्रू तभी आता है जब कोई ना कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो वो ट्रू बन जाता है सारे, बट दोनों भी फॉल्स होंगे तो फाइनल आंसर फॉल्स ही मिल रहा था। कुछ याद आ रहा है बच्चों? तो यहां पे फॉल्स और फॉल्स, तो फाइनल आंसर आपको क्या देगा बच्चों, इट विल बिकम फॉल्स ओनली। क्लियर है? इसलिए हम लिख सकते हैं द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ। सिंपल एज दैट। ट्रूथ वैल्यू देखा बच्चों आप लोगों ने, ट्रूथ टेबल देखा, समझ में आ गया। और में ट्रू ट्रू भी ट्रू देता है, ट्रू फॉल्स भी ट्रू देता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू देता है, बट फॉल्स 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 देता है। मतलब कोई भी एक ट्रू होता तो सारे ट्रू हो जाते हैं, एंड में कोई भी एक फॉल्स हो जाता तो सारे फॉल्स हो जाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था। डोंट वरी गाइस, कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप लोग को पहली बार सीख रहे हो ना, तो कंफ्यूज तो होना ही है। आप इसलिए बोलते हैं रट्टा मत मारो, ट्रूथ टेबल को बाजू में रखो एंड थोड़ा रेफर करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 46 इज अ प्राइम नंबर। पहली बात हम स्टेटमेंट बनाते हैं, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर को हम P बोलते हैं, 46 इज अ प्राइम नंबर को हम Q बोलते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में देखने जाएंगे तो हमको पता है एंड लिखा है मतलब P एंड Q आएगा। बट पहली बात देखो बच्चों, इसमें ट्रूथ टेबल ट्रूथ वैल्यू क्या बन रहा है? क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ वो ट्रू है। क्या 46 एक प्राइम नंबर है? नो, वो फॉल्स है। मतलब मैं लिख सकता हूं बच्चा ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर T एंड F रेस्पेक्टिवली। उतना तो मैथमेटिक्स आपको आता है। तो बच्चों यहां पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म जो मिल रहा है वो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या मिल रहा है, P एंड Q मिल रहा है। तो P एंड Q को हम इक्विवेलेंटली कैसे लिख सकते हैं? यहां पे P तो ट्रू है एंड Q तो फॉल्स है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स बच्चों, एंड में अगर एक भी फॉल्स दिखा तो सारा फॉल्स है। ये हमने ट्रूथ टेबल में सीखा था, इसलिए हम देखेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स इटसेल्फ। तो हम लिख सकते हैं द ट्रूथ टेबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। इजी है। जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। सब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, सब क्वेश्चन नंबर 4 में सिखा रहा हूं। थर्ड इजी है बच्चों, उतना तो कर लेना। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है कि 5 - 3 आयोटा रियल नंबर है। सिंपल है बच्चों, इसमें तो एक ही स्टेटमेंट बन रहा है कि लेट P बी कॉल्ड एज 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। बट उन्होंने बोला है कि ये ट्रू नहीं। पहली बात एक काम करते हैं, जो 5 - 3 आयोटा जो है, जो कि रियल नंबर है, सबसे पहले चेक करो बच्चों, क्या मेरा जो सामने दिया हुआ मैंने जो स्टेटमेंट बनाया है P 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों द ट्रूथ वैल्यू ऑफ जो गिवन स्टेटमेंट P जो है वो F है। बट हमें यहां पे उन्होंने स्टेटमेंट क्या बनाया है बच्चों? उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। मतलब हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या है बच्चों? P है क्या? नहीं, हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है नेगेशन P। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, उन्होंने बोला 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। ये गलत है, मतलब ऑपोजिट है, मतलब P नहीं है, नेगेशन P है। वेरी सिंपल। तो नेगेशन P को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? नेगेशन P को हम लिख सकते हैं बच्चों, अगर मेरा P फॉल्स है तो मेरा नेगेशन P अपने आप उल्टा बनेगा जो कि ट्रू है। एंड खत्म हो गया, इतना ही तो पूछा था। तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विल बिकम T एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इजी लग रहा है? थोड़ा मेहनत है, शुरुआती टाइम में मेहनत है चैप्टर में, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब जाते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले में। सब क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 × 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 + 5 इज इक्वल टू 15। सिंपल है बच्चों, पहला P को कंसीडर करो 3 × 5 इज इक्वल टू 8, फिर Q को कंसीडर करो 3 + 5 इज इक्वल टू 15। अब पहली बात देखो बच्चों, क्या मेरा ट्रूथ वैल्यू ऑफ P क्या है? 3 × 5 इज इक्वल टू 8 होता है क्या? नहीं। तो P का ट्रूथ वैल्यू है F एंड 3 + 5 इज इक्वल टू 15। ट्रू है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे 3 + 5 इज इक्वल टू 15 भी गलत है, तो यह F है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स एंड फॉल्स रेस्पेक्टिवली ओनली। दोनों का फॉल्स है, उल्टा हो गया साइन उन लोग का। चलो फॉल्स एंड फॉल्स है। अब यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म देखो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है बच्चों? ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में इफ एंड देन आया है। इफ एंड देन मतलब कंडीशनल होता है, कंडीशनल मतलब सिंगल एरो से आएगा। तो हम सिंबॉलिक फॉर्म कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये है P कंडीशनल Q, इफ P देन Q। अब बच्चों P कंडीशनल Q जो है उसको मैं ट्रूथ वैल्यू के इक्विवेलेंट में कैसे लिख सकता हूं? यहां पे P भी F है, Q भी F है, तो इट विल बिकम F
कंडीशनल एफ। अब देखो ये मजे की बात है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एफ और एफ आया तो एफ ही आएगा। नहीं, हमने कंडीशनल में क्या सीखा था बच्चों? कंडीशनल में एफ तभी ही आता है, सिर्फ तभी आता है अगर मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो एंड दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो ही आंसर फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स ही फॉल्स आता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है। देखकर देखो बच्चों, वहां पे मैंने पूरा ट्रुथ टेबल दिया है आप लोग को, जरूर जाकर चेक कर लेना। तो यहाँ पे अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू मिलेगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं बच्चों ये टी होगा एंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी। बराबर है ना बच्चों? अगर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 8 है तो 3 + 5 = 15 बनेगा। सही दिया है उन्होंने स्टेटमेंट कि जिस दिन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 8 बनेगा, उसी दिन तो 3 + 5 = 15 बनेगा ना। सबको पता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 8 नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है 3 + 5 = 15 भी नहीं बनेगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसका आंसर है टी। वेरी इजी। ओके, जाते हैं नेक्स्ट वाले में। सब क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। पहली बात, यहां पे दो स्टेटमेंट मिल रहे हैं, पी को बोलते हैं मिल्क इज व्हाइट एंड दूसरा क्यू है स्काई इज ब्लू। उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म को हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं कि मिल्क इज व्हाइट एंड स्काई इज ब्लू ये दोनों भी ट्रू है क्या? हाँ, मिल्क व्हाइट होता है, स्काई ब्लू होता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू बोथ आर टी एंड टी रेस्पेक्टिवली। अब यहां पे उन्होंने बोला है सिंबॉलिक फॉर्म पहले कन्वर्ट करते हैं, तो मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ये वर्ड बाय कंडीशनल के लिए अप्लाई होता है, मतलब 2 एरो आ जाएगा यहां पे, तो हम लिख सकते हैं द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी डबल, यहां पे डबल इंप्लीकेशन आएगा क्यू, तो यहां पे पी डबल इंप्लीकेशन क्यू को हम लिख सकते हैं बच्चों इक्विवेलेंटली, ये हो जाएगा ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू। यहां तक सिंपल है। अब ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू ट्रू ही देता है बच्चों, ट्रू ट्रू भी ट्रू देता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू देता है। डबल इंप्लीकेशन में अगर कोई एक अलग हो गया तो फॉल्स हो जाता है, मतलब फॉल्स ट्रू भी ट्रू फॉल्स देता है, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स देता है। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे तो ट्रू होने वाला है एंड इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, तो बाकी के सब अगर क्वेश्चन कुछ बचे होंगे तो आप लोग खुद कर लेना, नहीं बचे होंगे तो लेट्स मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ना गाइज, ये पूरे एक्सरसाइज में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बोल रहा हूं कि टोटल हमारे जो 5 क्वेश्चंस है इसमें ये थोड़ा सा एक हायर ऑर्डर थिंकिंग है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज है। अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया ना तो आपको एक्सरसाइज ही पूरा समझ में आ गया, ऐसा है। तो हम थोड़ा स्लो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस देखकर बच्चों को डर लगता है, बट इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ट्रुथ टेबल बराबर से आना चाहिए। फिर से रिक्वेस्ट करता हूं टू ऑल द स्टूडेंट्स कि इफ यू आर न्यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर न्यू वाचिंग दिस वीडियो, तो आप लोग है ना एक काम करना, पहले ट्रुथ टेबल को बाजू में ही रखना एंड रेफर करते 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 सॉल्व करना। ऐसा मत करो कि एक बार ट्रुथ टेबल पढ़ लिया, बाजू में रख दिया एंड नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज होंगे ही ना, पहली बार पढ़ रहे हो, तो रेफर करो। इफ द स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड आर एस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, देन डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब उन्होंने बोला है, पहले ही बोल के रखा है पी क्यू जो है वो ट्रू है, आपको देखने की जरूरत नहीं, पी क्यू ट्रू है एंड आर एस जो है वो फॉल्स है, मतलब ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी क्यू जो है वो टी रहेगा एंड ट्रुथ वैल्यू ऑफ आर एंड एस जो है वो एफ रहेगा। इतना तो सिंपल है। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आगे आगे जाकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए आपको, तो आपको थोड़ा सा उसको है ना ब्रेक करना आना चाहिए। ओके जैसे ये देखो, ये बच्चों बॉडमास रूल पता है सभी लोगों को। बॉडमास यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, बट बॉडमास में सबसे पहले जो चीज आता था वो था ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना सबसे पहला काम होना चाहिए आप सभी लोगों का। तो यहाँ पे आप लोग को दिया है P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन आर, आप लिख सकते हो P और Q एंड R। तो यहाँ पे ना बच्चों आप लोग को है ना क्या करना है मालूम है, इसको सबसे पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब यहाँ पे है ना P Q R का जो ट्रुथ वैल्यू है ना उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहली बात देखो, फिर से बोलने दूंगा नहीं क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। P एंड Q ट्रू है तो जहां जहां P एंड Q दिखेगा वहां वहां T डाल देना, एंड जहां जहां R एंड S दिखेगा वहां वहां फॉल्स डाल देना, F डाल देना, बस इतना ही करना। तो देखो P और Q एंड R है ना, मैंने देखो उसको कैसे लिखा, देखो यहाँ पे लिखा T और T एंड F।
P के जगह पे T आया, Q के जगह पे T आया, R के जगह पे F आया, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दिया, वो देंगे वो लोग आपको, वो कंडीशन आपको देना ही है उन्होंने, वो देंगे तो आपको लिख पाओगे ना, अदरवाइज कैसे लिख सकते थे? तो दे विल प्रोवाइड यू, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अब क्या करना है मालूम है बच्चों? ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। मैं बार बार डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे, तो आप ट्रुथ टेबल को बाजू में ही रखो, ओके? नहीं तो बाद में आपको लगेगा सर आपने तो बहुत फास्ट में पढ़ा लिया। मैं फास्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा लिया, आपको रेफर करके देखना है। तो देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, बाहर का चीज वैसे ही रख रहा हूं, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं मतलब T एंड F है। T एंड में बच्चों अगर एक भी F आया तो पूरा F बन जाता है, तो पूरा ब्रैकेट का अंदर का पूरा F बन जाएगा। तो बाहर T और वैसे ही था, तो हो जाएगा T और F बन जाएगा। मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करके F लिखा, समझ में आ रहा है बच्चों? बाहर का जो T और जो था वो वैसे ही रखा एंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, उसका ट्रुथ टेबल से मुझे आंसर मिला। अब बचता है T और F। T और F बच्चों, और में बच्चों कोई भी एक भी T आ जाता है तो पूरा T बन जाता है, तो T और F विल बिकम T ओनली। यहां पे मैंने लिख लिया T, वेरी सिंपल हो गया, बस इतना ही है। फाइनल स्टेटमेंट आपको मिलना चाहिए कि ट्रुथ वैल्यू क्या होना चाहिए। मुझे T मिल गया, मैंने लिख लिया यहां पे द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T। ओके, ये पहला क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने जाते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 2, P इंप्लीकेशन Q और R इंप्लीकेशन S। ओके, इंप्लीकेशन है, सिंगल एरो दिखाया यहाँ पे, तो ये कंडीशनल है। तो इसमें हम लोग वही करेंगे बच्चों, पहला सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां PQ वहां पे ट्रू, जहां जहां RS वहां पे फॉल्स। तो ये हो जाएगा ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू और फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, मतलब बीच में का और को वैसे ही रहने दो। पहले ट्रू को ये वाला ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को सॉल्व करना। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू क्या होता है बच्चों? ट्रू ही होता है। फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स क्या होता है? ट्रू ही होता है। इंप्लीकेशन में फॉल्स तभी बनेगा जब पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ही, अदरवाइज सारे ट्रू ही है। तो ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू भी ट्रू है, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स भी ट्रू है। तो ये हो जाएगा ट्रू और ट्रू। तो मैंने लिख लिया यहां पे ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू। और है, और में बच्चों कोई एक भी T दिखा तो सारे ट्रू हो जाते हैं, तो ट्रू और ट्रू तो यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई कैन से द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T, as simple as that. ओके, जाते हैं सब क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक दिस इज द ओनली क्वेश्चन जहां पे मैंने सारे सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं, ताकि आप सभी लोगों को दिक्कत ना हो। बट स्पून फीडिंग नहीं, 2-4 क्वेश्चन पहले कर लो खुद से, फिर बाजू में रख लेना, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद सॉल्व करना, गलती तो गलती, क्या फर्क पड़ता है, फिर मेरा क्वेश्चन को रेफर करना, फिर ऐसे करते रहना। पहले मेरे क्वेश्चंस को देखने का, फिर खुद सॉल्व करने का। क्या किया आप लोग ने नया? कुछ नहीं किया। यहां बच्चों Q एंड R और नेगेशन P एंड S दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करो सारे चीजें। ये हो जाएगा Q एंड R है, तो ऑब्वियसली ये तो हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, और नेगेशन ट्रू हो जाएगा एंड फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज S इज फॉल्स। अब देखो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैंने क्या किया है मालूम है? मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया, मैंने पहले नेगेशन को हटाया है। ओके, तो जहां पे भी नेगेशन आता है पहले नेगेशन को उड़ा दो भाई। तो मतलब T एंड F देखो मैंने वैसे ही रखा, और को मैंने वैसे ही रखा, वो देखो एंड F को भी वैसे ही रखा, सिर्फ वो नेगेशन T दिख रहा है, नेगेशन T को मैंने F कर दिया। पहले नेगेशन को उड़ा दो, तो मैंने नेगेशन को उड़ा दिया, नेगेशन T बिकम्स फॉल्स, मतलब ट्रूथ का ऑब्वियसली ऑपोजिट फॉल्स ही होता है। अब सॉल्व करना है यहाँ पे ब्रैकेट को, T एंड F। बच्चों एंड में अगर एक भी फॉल्स दिखा तो पूरा फॉल्स है, एंड फॉल्स एंड फॉल्स दोनों फॉल्स है तो वो भी फॉल्स है, मतलब दिस विल बिकम फॉल्स और फॉल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, और में दोनों फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही हो जाता है, तो यहाँ पे F हो जाएगा। एंड देन आई कैन सी द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज F, सिंपल एज दैट। ट्रुथ टेबल देखकर इजी लग रहा है ना? थोड़ा मेहनत लगेगा, ट्रुथ टेबल को अच्छी तरह से पढ़ो। सब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। P इंप्लीकेशन Q एंड नेगेशन R, एंड मतलब डिसजंक्शन नेगेशन, डिस्टिंक्शन नहीं, कंजंक्शन नेगेशन R। यहां पे बच्चों फिर से आप लोग स्टेटमेंट को डालोगे। ये क्वेश्चन उल्टा कंपैरेटिवली ज्यादा इजी था, तो P एंड Q दोनों भी, P और Q जो है दोनों भी ट्रू है, एंड R जो है वो फॉल्स है, तो ये हो जाएगा ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, कंजंक्शन नेगेशन फॉल्स, मतलब नेगेशन F।
पहले काम करो गाइज, मैं पहले नेगेशन को निकालने का कोशिश करता हूं। तो मैंने सारी चीजें वैसे ही रखी एंड मैंने देखा कि नेगेशन एफ को मैं टी लिख सकता था। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगा। तो टी इंप्लीकेशन में मैंने आपको बोला कि पहला फॉल्स रहेगा एंड दूसरा ट्रू रहेगा तो ही फॉल्स होता है। यहाँ पे तो दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही होने वाला है। तो दिस विल बिकम ट्रू एंड ट्रू। दोनों ट्रू है एंड में दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होता है, एक भी अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स होता है। यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो इसलिए आंसर होगा ट्रू। आई कैन राइट ओवर हियर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी। ओके, अभी थोड़ा यहाँ पे आई एम सॉरी ग्रिप मिल रहा है आप सभी लोगों को, होपफुली सभी लोगों को ग्रिप मिल रहा है, ग्रास्प करने को जम रहा है। ओके तो अभी धीरे धीरे और थोड़ा एडवांस्ड करते हैं क्वेश्चन को। नेगेशन आर डबल इंप्लीकेशन पी, इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू। टेंशन नहीं लेने का, पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। नेगेशन आर मतलब नेगेशन एफ हो जाएगा, नेगेशन पी मतलब टी हो जाएगा, नेगेशन क्यू मतलब नेगेशन टी हो जाएगा। पहले नेगेशन को उड़ाओ, नेगेशन एफ विल बिकम टी, नेगेशन टी विल बिकम एफ। तो मैंने देखो टी डबल इंप्लीकेशन टी इंप्लीकेशन एफ कर दिया। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो टी डबल इंप्लीकेशन टी, हमने सीखा वजह डबल इंप्लीकेशन में दोनों भी सेम टाइप के आ गए तो ट्रू ही देता है, ट्रू ट्रू भी ट्रू देता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू देता है। तो यहां पे तो ट्रू 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 देगा तो ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा। हाँ ये देखो फाइनली वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा ही जहां पे बच्चे गलती कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इंप्लीकेशन है। इंप्लीकेशन में मैंने आप लोग को क्या बोला था, इंप्लीकेशन में अगर पहला ट्रू है एंड दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है एंड दूसरा फॉल्स है तो जाकर ही फॉल्स बनता है। दैट्स द ओनली कंडीशन फॉर इट टू बिकम फॉल्स, एफ। तो यहां पे पहला ट्रू है, इंप्लीकेशन दूसरा फॉल्स है, तो इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। यहां पे आपको एफ करके मिलेगा। अब समझ में आ रहा है बच्चों, दिस इज द ओनली पार्ट जहां पे एफ मिलता है इंप्लीकेशन में, बाकी सारे ट्रू होती है। ओके, फॉल्स ट्रू भी देते ना, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू तो भी वो ट्रू होता, बट ट्रू पहले आकर बाद में फॉल्स आएगा ना, तो वो आप लोग को क्या देगा, आप लोग को फॉल्स देगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, थोड़े और बाकी है। अब थोड़े से उन्होंने ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जो देखकर डर लगता है, बट बच्चों इससे डरने का नहीं है क्योंकि ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है। आगे जाकर तो हम इसको सर्किट बनाने वाले हैं, इसका इक्विवेलेंट बनाकर इसका सिंप्लीफाई वर्जन करना है। बहुत सारी चीजें सीखनी है हमें इस चैप्टर में, तो ये वाला पार्ट से डरने नहीं है, ये तो आना चाहिए आप लोग को। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने सारे चीजों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, वहां पे पी क्यू के जगह पे ट्रू एंड क्यू आर एस के जगह पे एफ डाला है। तो देखो पूरा का पूरा आप देख सकते हो, नेगेशन टी एंड एफ और T एंड F और T एंड F सब डाल दिया। एक काम करो, पहले नेगेशन को हटा दो भाई, नेगेशन दिमाग खराब कर रहा है। तो नेगेशन T के जगह पे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा एंड अंदर भी एक ब्रैकेट के अंदर नेगेशन D है वो F हो जाएगा। बाकी मैंने सारी चीजें सेम रखी है। स्टेप को देखो बच्चों ध्यान से, वीडियो को पॉज करके देखना। मैंने सिर्फ नेगेशन T को F लिखा है एंड और एक ब्रैकेट के अंदर नेगेशन T था उसको F लिखा है, बाकी सारी चीजें सेम रखी है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब यहां पे ना गाइस क्या करना मालूम है, आपके पास 2 ब्रैकेट्स है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को पहले देखना। तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप देखोगे तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना आना चाहिए आप सभी लोगों को। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट को देखकर उसके अंदर भी एक राउंड ब्रैकेट है, पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर के राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो क्या है, एफ एंड, उतना छोड़ो, अंदर राउंड ब्रैकेट दिख रहा है एफ एंड एफ दोनों भी फॉल्स है, तो एंड में दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, तो वो एफ एंड एफ बनेगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, दिस विल बिकम एफ एंड, वो ब्रैकेट के अंदर एफ एंड एफ था तो वो हो जाएगा एफ ही, तो ये हो गया एफ एंड एफ, फिर से हो गया। वेरी सिंपल। ओके, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके एफ आ गया, पहले का एफ एंड तो वैसे ही था, एफ और एंड वैसे ही था, उसके बाद में ये और हो गया बच्चों, इतना सिंपल था ना। इधर देखो, इधर इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग को 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो वो 2 ब्रैकेट्स को आपको सॉल्व करने हैं। तो 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो क्या दिखेगा, टी एंड एफ। टी एंड में बच्चों, एंड में हमेशा एक भी फॉल्स आया तो पूरा फॉल्स बनता है, तो पहले ब्रैकेट में आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। याद करो,
पहले याद रखो, पहले ब्रैकेट में क्या मिलेगा, फॉल्स, एंड दूसरे ब्रैकेट में फिर से टी एंड एफ बोला है, वो भी फॉल्स ही मिलेगा। तो पहले ब्रैकेट में आप लोग को मिलेगा फॉल्स एंड दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा आप लोग को फॉल्स, तो फॉल्स है एंड उसके बीच में और है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स। वेरी सिंपल। अब देखो बच्चों, पहले ब्रैकेट में फॉल्स एंड फॉल्स है, वो भी फॉल्स देता है, एंड फॉल्स और फॉल्स है, वो भी फॉल्स देता है, एंड बीच में साइन है और करके, मतलब ये हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स, सारे फॉल्स ही मिल रहे हैं। अब फिर से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉल्स एंड फॉल्स का और लिखा है, फॉल्स और फॉल्स लिखा है, तो फॉल्स और फॉल्स तो फॉल्स ही मिलता है, तो यहाँ पे एफ ही मिलेगा, एंड आप लिख सकते हो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ। कितना मतलब एकदम ऐसा घुमाने वाला चीज है ना गाइस ये वाला पूरा, बट अगर आपको ट्रूथ टेबल बराबर से आता है तो आप एकदम अच्छी तरह से फास्ट में कर सकते हैं। उल्टा ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सीईटी वगैरह में आते हैं, आप लोग के लिए तो चांदी है इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स। बस आपको थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करना आना चाहिए। यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। ये देखो क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट में है नेगेशन पी एंड क्यू एंड नेगेशन आर, और दूसरे ब्रैकेट में है क्यू इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन आर नेगेशन एस और आर। बाप रे, बहुत डेंजर है, बट इतना टेंशन नहीं लेने का, सिंपली एक ब्रैकेट को सॉल्व करते जाने का। पहले क्या किया मैंने, पी एंड क्यू के जगह पे ट्रू डाल दिए हैं एंड आर एंड एस के जगह पे फॉल्स डाल दिए हैं। अब पहले नेगेशन को पहला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जहां जहां नेगेशन दिख रहा है बच्चों आप लोग को, पहले ब्रैकेट में देखो नेगेशन टी है, फिर नेगेशन एफ है, फिर वहां पे लास्ट में भी नेगेशन एफ है, उसको मैंने पहले नेगेशन को सॉल्व किया। नेगेशन टी आपका एफ बनेगा, नेगेशन एफ आपका टी बनेगा। तो देखो पूरा का पूरा चीज सेम टू सेम रखा है, कंफ्यूज मत होना। नेगेशन टी के जगह पे एफ लिखा हूं, नेगेशन एफ के जगह पे टी लिखा हूं, एंड लास्ट में नेगेशन एफ के जगह पे टी लिखा हूं, सेम है। बाकी सारे चीजें मैंने अनचेंज्ड, एकदम सब कुछ वैसे ही रखा है। अब देखो पहला ब्रैकेट को देखो, पहला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, तो एक और ब्रैकेट क्या दिख रहा है आप लोग को, एफ एंड टी, एफ एंड टी, एंड में अगर एक भी एफ हो गया तो पूरा एफ हो जाता है, तो पूरा ब्रैकेट एफ बनेगा, एंड बाहर एंड टी वैसे ही है, तो वो फिर से एफ एंड टी बनेगा। ओके, ये और है। फिर इधर देखो, ये वाला ब्रैकेट अगर अच्छी तरह से देखोगे तो पहला ब्रैकेट बोलता है टी इंप्लाइज टी, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू ही होता है, एंड टी और एफ, और में बच्चों अगर एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू देता है, और में, एंड में नहीं, एंड में एक भी फॉल्स होता है तो सारे फॉल्स, और में एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है। मतलब पहला ब्रैकेट में आपको टी मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में भी आपको टी मिलेगा, एंड बीच में इंप्लीकेशन का साइन है, तो यहां पे हो जाएगा टी इंप्लीकेशन टी। वेरी सिंपल। अच्छा, पहला ब्रैकेट है एफ एंड टी, एंड में अगर फॉल्स हो गया तो पूरा फॉल्स हो जाता है, तो पहला फॉल्स है, एंड दूसरा टी इंप्लीकेशन टी तो ट्रू ही देगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू, और है या तो फॉल्स है नहीं तो ट्रू है, तो और में अगर एक भी ट्रू होता है तो सारे ट्रू हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इसका आंसर मिलेगा ट्रू। दिमाग थोड़ा चकरा रहा होगा आप सभी लोगों का, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू जो मिलेगा वो टी है। बार बार नहीं बोल रहा बट प्रैक्टिस करते रहो। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, नेगेशन ऑफ, एक ब्रैकेट में है नेगेशन पी एंड आर, फिर है यहाँ पे और एस इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू एंड देन डबल इंप्लीकेशन पी एंड आर। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को कुछ करना नहीं है, पहली बात तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो P के जगह पे एंड Q के जगह पे मैंने ट्रू डाल दिया, R के जगह पे एंड S के जगह पे मैंने फॉल्स डाल दिया है। सो एवरीथिंग हैज केप्ट द वे इट वाज। अब यहाँ पे आप लोग है ना पहली बात देख सकते हो, मैं नेगेशन को निकालने की कोशिश तो करूंगा, बट एक नेगेशन को मैं नहीं निकाल सकता, वो है पहला बाहर का नेगेशन, दिख रहा है बच्चों, वो नहीं सॉल्व कर सकता बिकॉज वो पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर है, तो उसको वैसे रहने दो, बाकी सारे नेगेशन को सॉल्व करो। तो नेगेशन टी आपका फॉल्स बनेगा एंड एक और नेगेशन टी है वो भी फॉल्स बनेगा। तो आप देख सकते हो बाहर का नेगेशन वैसे ही रखा है, तो फॉल्स एंड फॉल्स हो गया, तो फॉल्स इंप्लीकेशन भी फॉल्स हो गया बाद में उसका नेगेशन टी का, एंड डबल इंप्लीकेशन टी एंड एफ हो गया। अब यहाँ पे वो बाहर का नेगेशन को अभी भी हाथ नहीं लगाने का, वो ब्रैकेट के बाहर है, पहले पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, पहला ब्रैकेट है एफ एंड एफ, एफ एंड एफ, एफ होता है, एफ इंप्लीकेशन एफ, एफ इंप्लीकेशन एफ ट्रू होता है, इंप्लीकेशन में टी होता है, तो ये पहला एफ देगा दूसरा टी देगा एंड बीच में और है, तो ये हो जाएगा एफ और टी। ओके, एंड देन डबल इंप्लीकेशन टी एंड एफ है, मुझे एंड में मुझे एक भी एफ हो गया तो पूरा एफ हो जाएगा, तो एफ है। अब देखो दिख रहा है आप लोग को, आपको एक और ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो वो ब्रैकेट कौन सा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है एफ और टी,
और में अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होता है, तो ट्रू आएगा, बट बाहर एक नेगेशन भी है, तो नेगेशन टी लिखना ना भूलना, एंड देन डबल इंप्लीकेशन एफ। अब नेगेशन टी को पहले सॉल्व करो, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, नेगेशन टी विल बिकम एफ ओनली, तो एफ डबल इंप्लीकेशन एफ हो जाएगा। एंड सबको पता है डबल इंप्लीकेशन में ट्रू ट्रू भी ट्रू देता है, एफ एफ भी ट्रू ही देता है, तो एफ डबल इंप्लीकेशन एफ आप लोगों को ट्रू दे देगा। एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? तो इसी के साथ आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन सिखा दिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 के। होपफुली आप सभी लोग उसको प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से समझ लोगे, एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना दैट यू हैव लिटरली अंडरस्टूड। फॉर दोज पीपल जिनका ट्रूथ टेबल अच्छी तरह से नहीं हुआ है, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप पहले रेफर करें, बाद में खुद से करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी कुछ 5 क्वेश्चंस देखे रखे आपके टेक्स्ट बुक में। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए, बस उतना ही, और कुछ नहीं है। 5 क्वेश्चंस में से मैंने सिर्फ 3 लिए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। सबसे पहला सब क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है वो है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। बच्चों नेगेशन करना है तो आपको कोई सिंबॉलिकली नहीं करने बोला है, बस नेगेशन लिखने बोला है। नेगेशन मतलब टोटली ऑपोजिट होता है। अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट है उसको ट्रू लिखने का, अगर एक ट्रू स्टेटमेंट है उसको फॉल्स लिखने का, बस इतना ही है। तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश एक्चुअली ट्रू है, पर हम उसको नेगेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, खत्म। दैट्स इट, दैट्स सच में बोलता है, इतना ही लिखना है आप लोग को, नॉट डालना है। तो ये एक स्टेटमेंट था, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, हमने लिखा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। सेकंड सब क्वेश्चन भी वैसा ही है, देखो 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 is equal to 0 उन्होंने बोला है। तो हम क्या लिखेंगे? नॉट को निकालेंगे, नेगेशन करना है ना, तो पहले में नहीं था तो हमने नॉट डाला, अभी इसमें नॉट है तो नहीं डालेंगे। तो 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 is equal to 0। अब मैं गारंटी बोलता हूँ 2 सब क्वेश्चन मैंने जो आप लोग को दिए है ना खुद से करने के लिए, बड़े सिंपल है। सब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वो आप लोग खुद ट्राई कर लेना, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर भी है, मैच कर लेना। अब जाते सब क्वेश्चन नंबर 5 के पास, जो कि लास्ट है। ये वाला क्वेश्चन लेने के पीछे एक खास रीजन था, ध्यान से सुनना। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। अब सच बताओ तो राइट आंसर है, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें नेगेशन लिखना है। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 का नेगेशन लिख के आते हैं 7 + 3 इज लेसर देन 5। क्या ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है? क्या पार्शियली सही है, पार्शियली नहीं? देखो बच्चों, ये वाला पार्ट मुझे आप लोग को है ना कि एग्जांपल के साथ बताऊंगा, फिर और एग्जांपल भी देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने अगर आप लोग को बोला कि मेरी हाइट आप लोगों से कम है, मेरी हाइट आप लोगों से कम है, अभी इसका नेगेशन बनाओ, तो आप ऐसा बोलेगा क्या? सर आपकी हाइट हम लोग से ज्यादा है। नहीं बच्चों, देखो अगर मेरी हाइट आप लोगों से कम है, ये एक स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन क्या हो सकता है मालूम है? इसका नेगेशन ये हो सकता है कि या तो मेरी हाइट तुम लोग से ज्यादा भी हो सकती है, नहीं तो इक्वल भी तो हो सकता था ना बच्चों, है कि नहीं? सो ट्राई अंडरस्टैंड कि नेगेशन मतलब टोटली ऑपोजिट सिनेरियो देना चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कम बोला है तो उसका डायरेक्टली ऑपोजिट सिर्फ ज्यादा ही नहीं होता है, इक्वल भी होता है। मैथमेटिकली आप लोग को ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। तो 7 + 3 जो है ग्रेटर देन 5 है, इसका नेगेशन अगर मुझे लिखना है तो 7 + 3 यहाँ पे 5 से बड़ा तो है, बट अगर नेगेशन में लिखेंगे तो 7 + 3 सिर्फ 5 से छोटा ही होगा। यही कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडीशन 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5 में, देखो 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब सिर्फ लेसर देन 5 नहीं होता है, नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब इक्वल भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 7 + 3 जो है दैट कुड बी लेसर देन और इक्वल टू 5। समझ में आ गया? सिर्फ लेसर देन मत लिखना, ये वाला पार्ट मुझे आपको बताना था, एंड दैट इज व्हाई आई टुक दैट क्वेश्चन। तो इतना ही है बच्चों, इतना ही सिंपल टॉपिक है। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म हो जाता है फाइनली। तो होपफुली आप सभी लोगों को आज का लेक्चर समझा है। अगर आपको ट्रूथ टेबल वाला पार्ट अगर ठीक से फिर से देखना है तो आप देख सकते हैं बच्चों, वीडियो आप ही सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस बच्चों सपोर्ट करते रहना। अगर आप लोग को सच में जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आता है तो सिर्फ एक लाइक बटन दबाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा करिए। मैंने आप लोगों के लिए 12th स्टैंडर्ड जल्दी इसीलिए लाया ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन जल्दी हो सके। सो मेक श्योर आप सभी लोगों को ये शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।